Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma. आज हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मैंने टॉपिक लिया है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड इट्स थ्योरीज। आपने शायद ऑलरेडी पढ़ा होगा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये टॉपिक लिया है एंड गाइस ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज याद करके जाइएगा, समझिए पहले और फिर माइंड में उसको बिठाइएगा। ओके, सो आज का लेसन नंबर 1 है हमारा ओवरव्यू, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कैसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं और क्या अजम्पशंस है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में एंड क्या क्या थ्योरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है मैं पढ़ूंगी फिर आपको समझाती हूँ। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन of debt and equity which a company uses to finance its long term classes, right? देखो इसमें होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्सचर होता है, मिक्सचर या इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो किसका मिक्सचर होगा। पहला है आपका शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है और आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। इक्विटी शेयर्स तो आपको पता ही है क्या है, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स, ये तो आपको पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर्स कहा जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर्स लेने के बाद आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, आपको ओनरशिप मिल जाती है मैनेजमेंट में। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ओनर्स नहीं कहा जाता, क्रेडिटर्स कहा जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को आउटसाइडर्स माना जाता है, उनको आप वोटिंग राइट्स नहीं देते हो। ठीक है, एंड व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो अलग से रखा जाता है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटेन करना, रिटेन वर्ड का मतलब होता है रखना, साइड में अलग से रखना कि कभी भी बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मैं उस चीज को सोच नहीं सकती थी और वो हो गई। ये देखो फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, कुछ पता तो नहीं है कि कल क्या हो जाए, कल अर्थक्वेक आ जाए, पूरी दुनिया मर जाए, इट्स पॉसिबल और इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई चीज ऐसी कल हो जाए उसके लिए आप सेफ रहते हो तो उसको बोलते हैं, आप अलग से पैसा निकाल के रख रहे हो तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। एंड नेक्स्ट इज बोरोड फंड। बोरोड फंड पे आपके डिबेंचर्स आते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, टर्म लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट, जो आप पब्लिक से पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, उस पैसे को, मनी को कैसे आपको लाना है, पब्लिक से या कहां से उठाना है आपको पैसा, उसको फ्रेम करने को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउ टू रेज फंड्स, कैसे मुझे फंड्स, पैसा रेज करना है, उसको कैसे फ्रेम करूं, वो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। कितना रेशो रखूं शेयर होल्डर्स फंड्स का और कितना रेशो रखूं बोरोड फंड्स का, मेरा डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होना चाहिए। हमने डेप्ट इक्विटी रेशो पढ़ा है आपके सॉल्वेंसी रेशोज में। तो यहाँ पे फर्म ये डिसाइड करती है कि उसे कितना डेप्ट रखना है, डेप्ट, और कितना इक्विटी रखना चाहिए। ठीक है, capital structure. Thus, it is a combination of debt and equity which a company uses to finance. Company use करती है क्यों, अपने long term operations को fulfill करने के लिए, अपने काम को, चाहे वो आगे investment करे, चाहे वो अपने business में expansion करे, expand करे अपने business को, या whatever so, जिस भी पर्पस के लिए कंपनी पैसा रेज कर रही है, उस पैसा का रेज करने का सिस्टम क्या है, कितना डेप्ट उठाना चाहिए और कितना मुझे इक्विटी उठाना चाहिए, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, मोस्टली जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ेंगे तो ये माना जाता है कि हम पैसा सिर्फ डेप्ट से उठा सकते हैं और इक्विटी से उठा सकते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं काउंट किया जाता। ओके, तो मोस्टली बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू योर डेप्ट इक्विटी रेशो,
तो डेप्ट इक्विटी रेशो में मोस्टली हम ये देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स कितने आए हमारे पास, ठीक है। इसका दूसरा सेंस भी बता सकती हूँ, हम इक्विटी शेयर्स वालों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी अगर कोई काम कर रही है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस चलाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, पेन बेचना, पेन बनाना उसका मेन काम है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों बेच रही है, क्यों बना रही है, क्योंकि उस कंपनी में, मेरी कंपनी में जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, दैट मीन्स मेरे शेयर होल्डर्स, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं मेहनत करूं, मैं पेन बनाऊं और पेन को बेचकर प्रॉफिट कमाऊं, अच्छा उस प्रॉफिट में से मैं अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड दूं, रिटर्न दूं। दे एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी, दैट्स वाई उन्होंने पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब जो उन्होंने चाहा वो अगर मैं करके देती हूँ तो मेरी कंपनी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो मोस्टली कंपनी हमेशा ये चाहती है कि जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स, स्पेशली बोल रही हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटर्न चाहते हैं उसको इंक्रीज करूं एवरी टाइम, मैक्सिमाइज करूं, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसे बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो एक बात बताओ, अगर मैं बाहर वाले से लोन लेने गई, ठीक है, बैंक वाला है, कोई भी लोन लेने गई, ऑब्वियस ही बात है वो मुझसे कुछ चार्ज करेगा, कहेगा तुम मुझे कुछ तो दो ना, क्या दूं मैं उसको। अगर मैं उससे लोन ले रही हूँ तो मैं उसको उसके बदले क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। तो दैट इंटरेस्ट जो अमाउंट है मेरी कॉस्ट है, मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है उस चीज को पाने के लिए। मेरा बैंक वाला कह रहा है मैं तुम्हें 10 लाख का लोन दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे, मैंने उसको बोला मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। तो उस बैंक लोन 10 लाख रुपए को पाने के लिए मुझे कितना खर्चा पे करना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट अमाउंट। तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो कॉस्ट होती है। तो एक फर्म हमेशा अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है और अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ज्यादा करना चाहती है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर को वो जरूर अपनाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा माना जाएगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाएगा जहां पे फर्म की कॉस्ट कम होगी और फर्म का रिटर्न, दैट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, रेजिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देखो कौन कौन से सोर्सेज से कैपिटल रेज कर रही हूं मैं, इक्विटी शेयर वालों से कैपिटल मंगवा सकती हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स वालों से मंगवा सकती हूँ, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू कैपिटल रख सकती हूँ, डेप्ट से पैसा उठा सकती हूँ, लोन से पैसा उठा सकती हूँ। एंड देयर यूज इन डिफरेंट एसेट्स बाय कंपनी। ये पैसा कंपनी क्यों उठा रही है, क्योंकि कंपनी या तो एसेट खरीदना चाहती है, कंपनी या तो किसी फर्दर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या कंपनी अपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, ठीक है। is made on the basis of certain principles that provide a system of capital so that maximum rate of return can be earned at a minimum cost। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करेगी जहां पे उसको कम पे करना पड़े, जो चीज पाने के लिए, इक्विटी शेयर्स को पाने के लिए उसे कम डिविडेंड देना पड़े, प्रेफरेंस शेयर्स पाने के लिए उसे कम डिविडेंड देना पड़े, डेप्ट को पाने के लिए उसे कम इंटरेस्ट देना पड़े, और इन रिटर्न उसका रेट ऑफ रिटर्न, जो पैसा उसने रेस किया, वो पैसा यूटिलाइज करके जो उसने एसेट में लगाया या इन्वेस्टमेंट करी, वहां से जो रेट ऑफ रिटर्न हो वो बहुत ज्यादा हो, और जो कंपनी पे कर रही हो कॉस्ट वो सबसे मिनिमाइज्ड हो। दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। उसी को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म को 10 लाख रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट में। अब हाउ दिस अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम 2 सोर्सेज। मेरे पास सिर्फ 2 सोर्सेज है, या तो मैं पैसा डेप्ट से उठा सकती हूँ या मैं पैसा इक्विटी वालों से उठा सकती हूँ, राइट। तो इन 2 सोर्सेज से पैसा कैसे उठाऊं 10 लाख रुपए, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है जिससे मेरी कॉस्ट सबसे मिनिमाइज्ड हो, पैसा कम पे करना पड़े शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को, और जो पैसा मैंने रेज किया, वो पैसा मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो रिटर्न आए वो सबसे ज्यादा आए, ठीक है। तो ऑप्शन 1 देखो क्या है, ऑप्शन 1 कह रहा है आपका
ऑप्शन 1 देखो क्या कह रहा है कि 5 लाख तुम डेब्ट से ले लो और 5 लाख रुपए इक्विटी से ले लो, दैट मीन्स 50-50% ले लो। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि 8 लाख रुपए डेब्ट से ले लो और 2 लाख रुपए इक्विटी से ले लो। कह रहा है डेब्ट से ज्यादा पैसा उठाओ और इक्विटी से कम पैसा उठाओ। ऑप्शन 3 कह रहा है कि 10 लाख रुपए पूरा का पूरा आप कहां से ले लीजिए, आप इक्विटी से ले लीजिए, ठीक है, और डेब्ट कुछ मत लीजिए। ऑप्शन 4 कह रहा है कि सारा का सारा पैसा आप डेब्ट से उठा लीजिए और इक्विटी 0 रखिए, इक्विटी से कोई पैसा मत उठाइए। और ऑप्शन 5 कह रहा है 8 लाख रुपए आप इक्विटी से ले लीजिए और सिर्फ 2 लाख रुपए डेब्ट से ले लिए। तो मेरे पास देखो ऑप्शंस बहुत ग्रेट होंगे, पर उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें फर्म की कॉस्ट मिनिमाइज हो और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। दैट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी, जो पैसा मैंने तुमसे रेस किया वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, उस पैसे पे इन्वेस्ट करने के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न या मेरी अर्निंग्स में से मैं आपको कमा कर दूंगा, आपको डिविडेंड दूंगा। अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे रही है, दैट मीन्स कंपनी अच्छी मानी जाती है और उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हमें कौन कौन सी पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है मॉडर्न अप्रोच और एक हमें पढ़नी है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में एनआई अप्रोच दैट इज नेट इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एंड नेक्स्ट इज मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, इसे बोलते हैं एमएम अप्रोच, ठीक है। और एक और पढ़नी है ट्रेडिशनल अप्रोच। हमें 4 थ्योरीज पढ़नी है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में, ठीक है। तो बाकी के लेसन्स में मैंने आपके लिए अलग अलग से लेसन्स क्रिएट किए हैं ऑन दीज थ्योरीज, ठीक है। अब आता है असम्पशंस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। जो भी हम चारों की चारों थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें ये सारी असम्पशंस मानी जाएंगी, ठीक है। पहला असम्पशन होता है फर्म सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज करती है, इक्विटी एंड डेब्ट। मैंने पहले ही बता दिया था कि पैसा आप या तो इक्विटी से उठाएंगे, पैसा या तो आप डेब्ट से उठाएंगे, पैसा या तो आप दोनों से मिलाकर उठाएंगे, बट कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इज नो रिटेन अर्निंग्स। नो रिटेन अर्निंग्स का मतलब है आपने जितना कमाया, दैट मीन्स योर अर्निंग्स, जो इन्वेस्टमेंट करके आपको अर्निंग्स मिली, दैट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो आपने अर्निंग कमाई वही आप सारा का सारा क्या कर देंगे, डिविडेंड पे कर देंगे। दैट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। सारा का सारा आपको डिविडेंड पे करना ही करना है, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। नेक्स्ट इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स का अमाउंट नहीं देना, टैक्स इज इक्वल टू 0%। नेक्स्ट इज फर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर वो क्वेश्चन में EBIT वही रहेगा, EBIT ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्म हैज अ परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल लाइफ का मतलब है फर्म की लाइफ अनलिमिटेड है, फर्म चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बंद नहीं हो रही है फर्म। नेक्स्ट इज फर्म EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो EBIT में से हमेशा इंटरेस्ट कटेगा, इंटरेस्ट कटने के बाद टैक्स कटता है, बट अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टैक्स कितना है, 0, तो टैक्स तो हट गया। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं जाएगा, तो 0। तो एक बात बचा क्या, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क इज रिमेन कांस्टेंट। बिजनेस रिस्क आपका कांस्टेंट रहता है क्योंकि बिजनेस रिस्क अफेक्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पे कोई फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। बट फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे अफेक्ट होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल लीवरेज आता है, यहाँ पे आपका डेप्ट का अमाउंट ऊपर नीचे जाता है, तो इस वजह से फाइनेंशियल रिस्क कैन बी चेंज, बट बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होता, ओके। So thank you so much guys for listening this video and I hope वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।